Hello and good morning and welcome back, my dear students of 10th Standard English Medium, to my online class of Social Science. And we are studying the fourth chapter of history. History का ये fourth chapter का second lecture होगा. Okay, and the name of the lesson is Literary Heritage of India, which is a very interesting lesson. So we took a little bit of introduction of the lesson in the previous lecture, and then we also studied about language and literature, and then we talked a little bit about the four Vedas and Upanishad also. Now today in this lecture we will talk about Brahmanical literature, which is a special type of literature of ancient India. ठीक है, पुराने समय का जो इंडिया था उसमें शुरुआत में जो लिटरेचर लिखा गया था उसको ब्राह्मणिकल लिटरेचर कहते हैं. तो वो टॉपिक हमें पढ़ना है आज पेज नंबर 31 पे. ठीक है, आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 31 ब्राह्मणिकल लिटरेचर. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द लेसन. प्लीज कीप द पेंसिल इन योर हैंड. सो इन सम for some important topics, important sentences, you can make underline or bracket. So, page number 31. Many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Okay, Vedic literature यानी कि वेदों के ऊपर आधारित जो लिटरेचर होता है उसको वैदिक लिटरेचर कहते हैं. उसको समझने के लिए एपिक्स लिखे गए थे शुरुआत में. एपिक्स यानी महाकाव्य होता है. बहुत ही लंबी सी बड़ी सी पोएम होती है, उसको एपिक कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल देना है तो वी कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ रामायण एंड महाभारत. बोथ वर एपिक्स. ओरिजिनली बोथ वर एपिक्स. ठीक है, वो महाकाव्य के स्वरूप में लिखे गए हैं और उसको हम स्टोरी की तरह हम समझते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नॉवेल और स्टोरी और समथिंग लाइक दैट. वो एपिक्स थे और शुरुआत में ऐसे एपिक्स लिखे जाते थे. Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature. कोई भी क्रिटिकल अप्रिशिएशन हुआ है, ठीक है, वेदा यानी कि जो कोई भी लिटरेचर का एनालिसिस होता है उसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहते हैं. यानी कि उसके बारे में रिव्यू, जैसे कि आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है, रिव्यू कहते हैं उसको. ठीक है, तो वो जनरली पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता था और जो कुछ भी ये पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता था एपिक के फॉर्म में, उसको ब्राह्मणिकल लिटरेचर में स्थान मिला है. वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली. ये हमारे संस्कार की यहाँ पे बात है कि कुछ लिटरेचर ऐसा भी था एपिक के फॉर्म में लिखा गया वेदों के अलावा, ठीक है, जिसमें संस्कारों की भी बात की गई थी कि हमें किस तरह से लाइक इंसान का जन्म होता है उसके बाद उसमें जो समझ आती है, ठीक है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, कौन से नीति नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें समझाने वाला लिटरेचर भी बहुत कुछ लिखा गया था पहले. अब आइए पढ़ते हैं. दो चीज ब्राह्मणिकल लिटरेचर में मेन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है. सबसे पहले अरण्यक और उसके बाद आएगा वेदांत. ठीक है, अरण्यक के बारे में जानते हैं. आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन अरण्यक्स, मेकिंग देयर आश्रम्स टू अरण्यक और फॉरेस्ट. अब अरण्यक का मीनिंग सबसे पहले हम समझते हैं. अरण्यक का मीनिंग होता है फॉरेस्ट, जंगल होता है. ठीक है, तो पहले का तो जो हमारा जो हिस्ट्री है इंसान का, ह्यूमन बीइंग्स का, वो वैसा ही है कि इंसान जनरली जंगलों में ही रहते थे. बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, जंगल ज्यादा थे और हर एक जगह पे वैसे जंगल ही थे. ठीक है, तो बहुत ही ऑब्वियस एक लॉजिक है कि कोई भी इंसान जो जहाँ पे भी रहता है, दे वर द काइंड ऑफ स्कैटर्ड कम्युनिटीज. ठीक है, छोटे छोटे झुंड में इंसान रहते थे. ऐसा कोई शहर या गांव या कोई देश ऐसा कुछ नहीं होता था. और जहां तक इंडिया की बात की है, वापिस मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त इंडिया ऐसा कोई देश के तरीके से हम लोग नहीं जानते थे. बट जो हमारा ये उपखंड था, ये जो लाइक ये एरिया था जहाँ पे आज हम रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो रहने वाली प्रजाति थी वो थी आर्यंस और वो रहते थे जंगलों में. ठीक है, तो अपने लाइक अगर जंगल में नहीं भी रहते थे
ऐसा भी था कि लाइक छोटे छोटे टेरिटरीज बनाए गए थे। कोई राजा है सपोज, ठीक है, तो वो अपना टेरिटरी बनाता है, अपना महल वगैरह बनाता है, और उसी नगर में या उसी गांव में दूसरे लोग भी रहते हैं। लेकिन धार्मिक संस्कारों के अनुसार ये माना जाता था कि कोई भी इंसान अपने लाइफ के अंतिम चरण में जंगलों में, आश्रम में रहता था। ये कंपलसरी था, ऑलमोस्ट सभी के लिए कंपलसरी था, ठीक है। और वहां पे रह के बहुत कुछ लिखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू लिव इन द फॉरेस्ट यू डोंट हैव मैनी थिंग्स टू डू। ओके, वो एक रिटायरमेंट टाइप का लाइफ है। यहाँ पे ऐसा समझा जाता था कि इंसान को सारे लोग, सारी जो माया है, ठीक है, मोह माया है, वहां से छुट्टी पाकर जंगल में अपना जीवन जो है बाकी का वो व्यतीत करना है। क्योंकि एक अच्छी सोच थी कि कोई लाइफ के लास्ट फेज में किसी को कुछ बर्डन नहीं लेना है, जिम्मेदारियां नहीं लेनी है, सब त्याग देना है धीरे धीरे, क्योंकि फिर आखिरकार ये शरीर को भी त्याग ही देना है। और लाइक इस तरह से अपना अंतिम चरण वो लाइक स्पेंड करते थे। तो लिटरेचर भी लिखा करते थे और फिलॉसफी के ऊपर लिटरेचर लिखा जाता था। ये एक टाइप का फिलॉसफी ही है। कई बार ऐसा लिटरेचर में समझाया गया है कि क्यों ऐसा है कि कुछ जो समय है लाइफ का अंतिम चरण वो जंगल में क्यों बिताना चाहिए। सो दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलॉसफी विच वाज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग। ठीक है, ये लाइक इंसान जब अकेला होता है, फ्री होता है, तो उसका थिंकिंग भी बहुत ही हाई लेवल का बन जाता है, क्योंकि जनरली वो सोचता ही रहता है। तो ऐसी हालत में जब इंसान जंगल में रह के लिखता था तो उस लिटरेचर का टाइप का नाम ही अरण्यक पड़ गया। फिलोसॉफी के आधारित ये लिटरेचर था जिसमें बहुत कुछ सोच विचार करके इंसान लिखा करते थे। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक टाइप है ये। और उसके अलावा उसके बाद जो आता है वो है वेदांत। ठीक है, वेदों के आधारित है, तो ऐसा हम ऑब्वियसली इसके लिए कह सकते हैं। The Vedanga literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. वेदांग लिटरेचर में काफी सारी चीजें आती हैं, जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस यानी कि धार्मिक रीत रिवाज, रिचुअल्स, ग्रामर यानी संस्कृत ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स हैं। ऐसा लाइक पहले लाइक ग्रहों का या तो ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेना, या तो फिर हेवनली बॉडीज का स्टडी करना, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो उसके ऊपर भी उस जमाने पर भी, ठीक है, जगह बहुत पहले की बात है, लेकिन फिर भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी लिखा गया। तो कोई ऐसा वैसा लिटरेचर नहीं है ये। साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उस जमाने के लोगों में भी हुआ करता था, ये बात इससे साबित होती है। फिर आगे का पैराग्राफ, द रामायण एंड महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स। ये चीज आप ऑलरेडी जानते ही हो कि हमारी हिस्ट्री में रामायण और महाभारत दो बहुत ही महान एपिक्स। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दीज एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 2nd century। अभी 21वां सदी चल रहा है। अभी फिलहाल जो हम रामायण या महाभारत का जो प्रेजेंट फॉर्म देखते हैं, बुक जो हमारे पास है, ठीक है, तो उससे एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि कुछ 2nd century में लिखा गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 साल जैसा तो हो ही गया है इसको। द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। ठीक है, तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि रामायण की अगर हम बात करते हैं भगवान राम याद आते हैं। हालांकि वो इंसान थे लेकिन भगवान की तरह पूजे जाते थे, अयोध्या के किंग थे। ठीक है, तो उनकी स्टोरी है। द रामायण इज अ स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। कंपैरेटिवली रामायण जो है महाभारत से छोटा है। हालांकि बहुत लंबी पोएम है, लेकिन फिर भी दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो महाभारत से रामायण छोटा सा एपिक है। महाभारत बहुत ही इंडिया का सबसे बड़ा, आई वुड से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक है ये महाभारत। इट नरेट्स मेनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। इसमें महाभारत की खासियत ये है कि एडवेंचर की काफी सारी स्टोरीज और उसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं।
बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उसकी उनकी सबकी इंडिविजुअल अलग अलग स्टोरीज है। क्या आपको पता ही होगा कि 5 पांडव, फिर 100 कौरव थे जो उनके कजिन ब्रदर्स थे, ठीक है। और उसके अलावा भी जो दूसरे राजा महाराजा जो कौरवों की और पांडवों की साइड में थे, कृष्ण भगवान थे, ठीक है। और फिर पांडवों के कौरवों के पूर्वजों के बारे में भी उसमें लिखा गया है। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, ठीक है, कृपाचार्य। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसका अगर लिस्ट बनाना हम चाहे तो वो लिस्ट सिर्फ नाम, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स containing that list or that itself will become very long। हर एक की इंडिविजुअल स्टोरी भी है फिर कि कहाँ पे उनका क्या कैसे जन्म हुआ, क्या उनके अचीवमेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, क्यों वो फेमस थे, किस चीज में वो माहिर थे, ये सारी डिटेल्स महाभारत में दी गई है। और इससे ये स्पष्ट रूप से माना जाता है कि लाइक वो कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता है। कोई इमेजिनेशन करता है तो उसकी एक लिमिट रहती है, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इतना लंबा एपिक, इतने सारे कैरेक्टर्स, हर एक की स्टोरी अलग अलग, ठीक है। ऐसा कोई इमेजिनेशन के जरिए पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स लाइक मोर ऑथेंटिक वी कैन से। रामायण से लंबा है महाभारत और ज्यादा ऑथेंटिक भी है, उसके बारे में लोग ज्यादा मानते हैं रामायण के मुकाबले। इट्स attractive stories of adventure। द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा एपिक है। इट हैज 1,00,000 वर्सेस। 1,00,000 श्लोक है उसके अंदर, में बहुत बड़ी संख्या है। दिस डिस्क्राइब्स अ वॉर बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। मेन स्टोरी का कंटेंट यही है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था आखिर में 18 दिन तक चला था, वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। हाँ, उनका साथ देने वाले भी दोनों साइड्स से बहुत लोग थे, दूसरे भी। Besides, it is also consist of numerous stories। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि एक मेन स्टोरी के अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और फिर उसके ऊपर से भगवत गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, expounds the deep philosophical principles। महाभारत में से ही एक बुक दूसरी एक बनी हुई है जिसको भगवत गीता कहते हैं। जब महाभारत के वॉर में अर्जुन वॉर लड़ने से इनकार कर रहे थे, तो उनको समझाने के लिए कि अभी आप फिलहाल वॉर लड़ना आपका धर्म है, योग्य है, अगर आप नहीं लड़ोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। ये सारी चीजें फिलॉसफी समझाया था भगवान कृष्ण ने, जो कि उनके सारथी थे उस वॉर में, ठीक है। तो ये जो उपदेश है उसको भगवत गीता के नाम से कंपाइल किया गया है, जो कि एक टोटली अलग सी बुक है। हालांकि रामायण के ऊपर महाभारत के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो उसमें इट एक्सपांड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष और सैल्वेशन थ्रू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति, ठीक है। तो किस तरह से भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति की जाती है ज्ञान, कर्म और भक्ति से, वो भी उसी गीता का जो उपदेश है उसमें समझाया गया है लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के द्वारा, ठीक है। बोथ द एपिक्स, द रामायण एंड महाभारत, हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड द लिटरेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैव इम्प्लीमेंटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार इन द इंडियंस। अब जहां तक हमारी बात है, यानी कि इंडियन लोगों की बात है, हम लोग रामायण और महाभारत की बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ग्रहण करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। आज भी इतने हजारों सालों के बाद भी उसको हम फॉलो करते हैं। वो ही हमारे धार्मिक संस्कार है, ऐसा हम मानते हैं। उसमें से बहुत कुछ सीखा जाता है, सिखाया भी जाता है, और यही सिखाने की प्रक्रिया लंबे टाइम से चल रही है। इसीलिए आज भी हमें पता है कि रामायण और महाभारत जैसा कुछ हुआ था हमारे देश में हजारों साल पहले, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड। ये वो जमाना है, यानी कि जो रामायण और महाभारत के समय में लिटरेचर जो प्रोड्यूस होता था संस्कृत लैंग्वेज में होता था। ये बात आगे भी हो चुकी है। विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। दुनिया की जो सारी मोह माया है, उसके अलावा धर्म जो है, रिलीजियन है,
उसके बारे में लिखा गया है संस्कृत भाषा में। द पुराण्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम। शुरुआत में जो पुराण लिखे गए थे, पहले वेद लिखे गए थे, उसके बाद पुराण लिखे गए थे। तो पुराणों में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बेसिकली वेदों के बारे में ही है। वेदों का इंपॉर्टेंस है उसके बारे में समझाया गया है, और भी दूसरी बातें लिखी गई है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ्स वर कंपोज्ड। स्मृति यानी मेमोरी होता है, काफी सारे स्क्रिप्चर्स का काफी ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ उस वक्त लिखे गए थे। ठीक है, स्मृति ग्रंथ यानी जनरली ऐसा होता है कि किसी महान योद्धा, किसी महान राजा, कोई महान जो हमारे गॉड या गॉडेसेस थे, उनकी जो कारनामे होते थे उसके बारे में लिखना, ठीक है, वो भी काफी चलता था उस वक्त। दीज स्क्रिप्चर्स डेल्ट विद साइंस एंड फिलोसफी। जो स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे उसमें जनरली बातें साइंस और फिलोसफी की जाती थी। अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, साइंस और फिलोसफी के आधार पर लिखा गया लिटरेचर जो था वो कौन सा था। तो एग्जाम्पल है कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस। कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य और कौटिल्य एक ही इंसान के नाम है, आपको याद रखना है ये चीज। उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर लिखा गया ये विश्व का सबसे पहला बुक था, और उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने नहीं लिखा है। इसी बुक के अंदर उन्होंने आर्ट्स, मैथमेटिक्स और दूसरे साइंसेस के बारे में भी लिखा है। तो बहुत बड़ा बुक है, और इवन आज भी इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इसी बुक को, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही वैल्यूएबल बुक है। द स्मृति ग्रंथ एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, लॉज एंड कस्टम्स। स्मृति ग्रंथ में जनरली रिलीजियस टीचिंग, फिर धार्मिक नीति नियम और कस्टम, रीति रिवाज वगैरह समझाए जाते हैं। उसका जो है वो अंडरस्टैंडिंग उसमें से होता है। ठीक है, फिर आगे भी अंडरलाइन आपको करना है। आगे का पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज। ये अंडरलाइन करना है सेंटेंस। बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध धर्म का जो आविष्कार हुआ हमारे देश में, उस वक्त कौन सी भाषा चल रही थी? तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए, उस वक्त पाली भाषा चल रही थी। संस्कृत लैंग्वेज के जैसी मिलती जुलती भाषा है ये, एक्चुअली थी, मेरा मतलब संस्कृत और हिंदी को अगर मिलाएं तो पाली लैंग्वेज बनती है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। तो लिटरेचर जो लिखा गया था बुद्धिस्ट रिलीजन के दौरान, ठीक है, वो भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। एज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, इट इज नोन एज त्रिपिटिका। ओके, त्रिपिटिका का मतलब होता है 3 सेक्शन। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, इसलिए उसको त्रिपिटिका कहा जाता है। और वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं उसके नाम है यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन करना है। इट कंसिस्ट ऑफ सुत्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम्म पिटिका। वापस में नाम बोल रहा हूं, नाम थोड़े से अजीब है लेकिन आपको अंडरलाइन करना है, बार बार देखोगे, ठीक है, तो याद रह जाएगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर के 3 सेक्शन है जिसका नाम त्रिपिटिका है, और वो तीनों सेक्शन के नाम है सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम्म पिटिका। ठीक है, उसके अलावा बिसाइड्स मेनी अदर वर्क्स वर आल्सो कंपोज्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा गया था। गुप्त पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामास। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आता है, अंडरलाइन करो आप, इसको कंपलसरी है कि गुप्त पीरियड जो है वो संस्कृत पोएम और ड्रामास के लिए गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर माना जाता है। ओके, याद रखना है ये स्टेटमेंट। और इस बात को सिद्ध करने के लिए एग्जांपल्स दिए गए कि जो संस्कृत लैंग्वेज के जो महान से महान राइटर्स पैदा हुए थे वो गुप्त पीरियड में पैदा हुए थे, जैसे कि कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, मांगा एंड मेनी अदर बिलोंग टू दिस पीरियड। तो ऐसे 5-6 राइटर्स के नाम यहाँ पे ऑलरेडी आ गए। इसमें से काफी राइटर्स के नाम बहुत ही फेमस है।
ऑफ दिस कालिदास इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कालिदास का नाम फेमस है। सिर्फ इंडिया में नहीं, कालिदास जो है वो पूरे विश्व में फेमस है। उन्होंने कुछ फेमस बुक्स लिखी थी, उनके नाम है, अंडरलाइन करते जाइएगा आप। कालिदास के द्वारा लिखी गई बुक्स के नाम है कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार। ये सारी कालिदास के द्वारा लिखी गई बुक्स के नाम है, ठीक है। सो दीज बुक्स आर रिनाउंड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल। फिर आगे अंडरलाइन करना है आप, बाण रोड द कादम्बरी एंड हर्षचरित, बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष। हर्ष जो है वो एक किंग का नाम था, ठीक है। उनकी बायोग्राफी लिखी थी कवि बाण ने, बाण राइटर का नाम है, और उस बायोग्राफी का नाम है हर्षचरित। और उसके अलावा कवि बाण ने कादम्बरी नाम से एक दूसरा बुक भी लिखा था, ठीक है। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड, यानी आगे आपको अंडरलाइन करना है सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ये भी आप समझिएगा जरूर, ओके। जैसे कि भवभूति का उत्तर रामचरित, भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा था, यानी कि रामायण के बाद की स्टोरी। रामायण यानी कि जैसे कि राम भगवान, जो राम रामचंद्र थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद का स्टोरी, यानी कि उनके जो बेटे थे लव और कुश, उसके बाद क्या हुआ था, ओके। तो उसके भी उसका भी बुक लिखा है भवभूति ने, उसका नाम है उत्तर रामचरित। भारवीस कीर्तार्जुनियम, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद जरूर रहेगा। भारवी ने लिखा था कीर्तार्जुनियम, और उसके बाद विशाख दत्त ने लिखा था मुद्र राक्षस, ओके। किसने क्या लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको पढ़ना पड़ेगा ये बार बार। तो विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखा था। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम, थोड़ा प्रोनाउंस करने में भी तकलीफ पड़ेगी आपको, लेकिन वापस मैं आपको बता रहा हूं, शूद्रक के द्वारा लिखा गया बुक का नाम जो था वो था मृच्छकटिकम, ठीक है। और दंडी, दंडी कवि का नाम, उन्होंने लिखा था दश कुमार चरित, ओके। बुक का नाम है उनका लिखा हुआ। द सब्जेक्ट ऑफ दीज वर्क्स वर पॉलिटिकल इवेंट्स। अभी ये सारे बहुत सारे बुक्स के नाम, राइटर्स के नाम हमने ले लिए, लेकिन क्या चीज था इस बुक्स में, क्या लिखा गया, कौन से सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया था? तो वो थे पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलेगरीज, कॉमेडीज, फिलोसफी, ये सारी चीजें थी उसके बारे में लिखा गया था। वर्सेस वर कंपोज्ड इन अर्लियर फॉर्म ऑफ गुजराती लैंग्वेज। बहुत ही यूनिक टॉपिक, गुजराती लिटरेचर की अब हम बात करेंगे। गुजराती भी बहुत पुरानी भाषा है, तो गुजराती लिटरेचर में भी कुछ ना कुछ लिखा गया था, और शुरुआत में ऑब्वियसली वर्सेस, कविताएं लिखी गई थी। इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेनी लिटरेरी वर्क्स वर कंपोज्ड इन इट, ठीक है। धीरे धीरे गुजराती लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, काफी सारे लिटरेरी वर्क कंपोज हुए। और गुजराती लिटरेचर में अगर राइटर्स के नाम लेने हैं तो आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन में लिखा गया है, नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमानंद, प्रीतम, ठीक है। ये सारे गुजराती ऑथर्स के नाम हैं, और दूसरे भी थे उनके अलावा। उन्होंने ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग्स, गरबा, नैरेटिव पोएम्स, छप्पा, ये सारी चीजें लिखी है, जिसको आप गुजराती सब्जेक्ट में जरूर पढ़ते होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है। आफ्टर दैट द स्कॉलर्स लाइक, उसके अलावा यानी जो बहुत पौराणिक जो राइटर्स हैं उनके अलावा दूसरे भी मीडिएवल पीरियड में राइटर्स आए थे, जिनके नाम है नर्मद, नवल राम, किशोरलाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपराम नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी, ठीक है। तो ये सारे गुजराती लिटरेचर के दूसरे मीडिएवल युग के राइटर्स के नाम है, ठीक है। फिर आगे का पेज नंबर 32 के ऊपर द 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस। अब थोड़ा सा साउथ इंडियन लैंग्वेज की हम बात कर देंगे, जिसको हम द्रविडियन लैंग्वेज भी कहते हैं, और वो 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। दे डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट, उनका खुद का एक अलग सा स्क्रिप्ट था।
और ये चार में से तमिल इज द ओल्डेस्ट ऑफ दीज विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। तमिल सबसे पुरानी भाषा है क्योंकि क्रिश्चियन एरा की लाइक एकदम अर्लीस्ट सेंचुरी यानी कि फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी, आज से 2000 साल के करीब हम कह सकते हैं, उतना पुराना उनका लिटरेचर है। सबसे पहला लिटरेचर उस वक्त लिखा गया था तमिल भाषा में, ठीक है। इसलिए तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है साउथ इंडिया की। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन 3 literary gathering and sangams were held at which many sages and poets recited their composition। उस जमाने में ऐसा होता था कि लिटरेरी गैदरिंग्स होते थे, ठीक है, कवि सम्मेलन जिसका हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे महान लेखक, महान कवि लोग इकट्ठा होते थे और अपनी कविताएं या तो अपना लिटरेचर वो सुनाते थे और उनको फिर सबसे बेस्ट जो था वो डिक्लेयर किया जाता था, उनको इनाम मिलता था राजा की ओर से, ऐसा वैसा कुछ था। They contained many themes like politics, war and love। ये सारे विषय थे जिसके ऊपर कविताएं लिखी जाती थी, पॉलिटिक्स, वॉर और लव। The famous works of this body of literature includes एथुटोकोई। ओके, एथुटोकोई बुक का नाम है जो कि कंपोजिशन ऑफ 8 पोएम्स, एक ही बुक में 8 पोएम्स हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एक बुक का नाम है तोलकापियम जो कि ग्रामर का बुक है एक, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एक बुक का नाम है जिसका नाम है पाथुपत्तु द 10 सॉन्ग्स। इसमें 10 कविताएं हैं, पाथुपत्तु बुक का नाम है, पोएट्री कलेक्शन है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। थिरुवेलुवर रोड द फेमस कुराई। थिरुवेलुवर राइटर का नाम है, थिरुवेलुवर इज द नेम ऑफ राइटर। उन्होंने एक बुक का नाम लिखा था जिसका नाम था कुराई, which is verse deals with many aspects of life and religion। ये जो बुक है कुराई, उसमें लाइफ और रिलीजन के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद शिल्पाधिकरम एंड मणिमेखलाई, सारे तमिल भाषा के बुक्स हैं। शिल्पाधिकरम एंड मणिमेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। बहुत पहले एकदम शुरुआत में ये सारे तमिल लिटरेचर के बुक्स लिखे गए थे, ठीक है। तो आज हमने ब्राह्मणिकल लिटरेचर की बात की, अब मीडिएवल लिटरेचर जो है उसका पढ़ाई हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हो रहा है। बार बार इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे नाम राइटर्स के बुक्स के आ रहे हैं, सभी नाम कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना आसान नहीं है, ठीक है। सो रीड इट रिपीटेडली, only then you will remember it, otherwise you won't remember it, okay। So that's it for now, okay, and bye bye for now।